तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन उत्तर के इस सीरीज में। आज डे थर्ड है और हम सभी कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ऑप्शन एक है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल नहीं, पियाजे ऐसा कहीं भी ज़िक्र नहीं करते हैं अपने थ्योरी में कि बच्चे वयस्कों पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन है अपने पास, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ऐसा भी वो एक ज़िक्र नहीं करते हैं इस तरह की बातों को। तीसरा है अपना, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी में ऐसा ज़िक्र करते हैं कि बच्चों की जो सोच होते हैं वो गुणात्मक रूप से अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं वयस्क व्यक्तियों से, जबकि वयस्क व्यक्तियों का जो सोच है वो यानी थॉट्स जो है वो बच्चे के जितना ही होता है, लेकिन उनमें गुणात्मक जो रूप है वो भिन्न होते हैं। अगला ऑप्शन है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल नहीं, मात्रात्मक रूप से तो उतना ही होता है जितना एक वयस्क सोचते हैं, उतने ही बच्चे भी सोचते हैं, परंतु गुणात्मक रूप रूप से वे भिन्न होते हैं। ओके, तो इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? यानी कोई बच्चे पहले से कुछ लर्न किए हुए हैं, वो अपने सहपाठियों को भी सिखाते हैं। क्या इसे अनुबंधन अधिगम कहते हैं? बिल्कुल नहीं। रटकर सीखना कहते हैं? बिल्कुल नहीं। व्याख्यात्मक शिक्षण कहते हैं? बिल्कुल नहीं। पारस्परिक शिक्षण कहते हैं? बिल्कुल हाँ। इसे हम पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, मतलब एक दूसरे से सीखना, रेसिप्रोकल टीचिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावनाओं की बात हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है और सामाजिक संबंधों की बात हो रही है। तो सामाजिक संबंध देखते ही हम सबसे पहले सामाजिक विकास पर जाएँगे, जो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी नहीं होगा और इसके साथ-साथ भावनाओं की और व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो यह मनोसामाजिक विकास हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न अपने पास है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना या उसके प्रति जागरूक करना। तो इस तरह का जो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, किस प्रकार के इंटेलिजेंस की को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। भाषाई बुद्धिमत्ता? बिल्कुल नहीं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता? बिल्कुल नहीं। और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता? बिल्कुल हाँ। यहाँ प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो बताना चाह रही है, उसके प्रति बच्चों को जागरूक बनाना चाह रही है, के प्रति उसको प्राकृतिक चीज़ों को प्रमोट करना चाह रही है। तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता ये भी नहीं होगा। तो इसका भी जो उत्तर है वो ऑप्शन 3 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में है, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो? बिल्कुल नहीं, एक ही उत्तर है तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है बच्चों बच्चों की किसी भी बात पर उसे। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएँ शामिल हो। हाँ, ये सही उत्तर हो सकता है, जिनमें निष्कर्ष ऐसे सवाल जिनमें कुछ निष्कर्ष निकले जिसका और तरह-तरह की व्याख्याएँ शामिल हो। और ऑप्शन नंबर 4 है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, ऐसे सवालों को और अधिक बढ़ावा देनी चाहिए। इससे समालोचनात्मक चिंतन अधिक से अधिक विकसित होगा। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है, वो ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। चलिए, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।
आप लोग एक बार कमेंट करके अपने अपने आंसर्स को ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है अपने पास, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? अच्छा, ऐसा विकार जिसमें कि बार बार बच्चे दोहराव करते हैं, एक ही काम को बार बार दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, तो इस तरह के विकार को क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है स्वलीन क्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, और 1, 3 और 4 गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है अपने पास, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक रचनाविदों की बात कर रहे हैं, जिनमें हमारा वाइगोत्स्की साहब आ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवादी प्रक्रिया नहीं है और अलगाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ औपचारिक रूप से ही अधिगम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे रचनावादियों रचनावादी लोग कभी भी अधिगम को निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, वे सक्रिय प्रक्रिया बोलेंगे। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन लग रहा है हमें वो ऑप्शन 1 है और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न पे, और शायद ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसे देख लेते हैं एक बार क्या है। चलिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। योग्यता को किस रूप में देखें और असफलता को किस रूप में देखें? क्या बच्चों को योग्यता अस्थायी शर्मनाक के रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वृद्धिशील के रूप में देखना चाहिए? हो सकता है। अस्थायी रूप में देखना चाहिए या वृद्धिशील के रूप में? तो 2 नंबर और 4 नंबर उत्तर एक योग्यता को देखते हुए सही लग रहा है। और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। सुधार के अवसर के रूप में, अच्छा यहाँ पे अस्थायी है तो ये तो गलत हो गया। 4 नंबर जो है वृद्धिशील, शर्मनाक, बिल्कुल नहीं। असफलता को शर्मनाक और अपमानजनक रूप में नहीं देखना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है उसके दोनों जो बिंदु हैं वो इसमें सही बैठ रहा है, तो हमारा 2 सही हो जाएगा। इसका मतलब 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न था और उम्मीद है आप लोगों को सारे प्रश्न सही हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल आप लोग देखते हैं वीडियो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर अवश्य बता दें कि कितना हुआ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।